वेलकम टू द स्टूडेंट होम। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस के मैगजीन से पर्यावरण टॉपिक को पढ़ेंगे। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो इसको कवर करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हो सके तो इसके साथ और एक दो टॉपिक और कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो पढ़ते हैं अब आगे। टील कार्बन अध्ययन। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। टील कार्बन से तात्पर्य क्या है? गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्रभूमि में संग्रहित कार्बन से। कैसी मीठे पानी की आर्द्रभूमि? गैर ज्वारीय, जिसमें वनस्पति, सूक्ष्मजीव, बायोमास तथा घुले हुए कणिकीय कार्बनिक पदार्थों में संग्रहित कार्बन शामिल है। रंग आधारित शब्दावली होने के कारण यह कार्बनिक कार्बन के वर्गीकरण को उसके भौतिक गुणों के बजाय उसके कार्यों और स्थान के आधार पर दर्शाता है। टील कार्बन। बोर्डो इबाम बिलमुख पक्षी अभयारण्य। बोर्डो इबाम असम के बिलमुख पक्षी अभयारण्य में 27 वर्षों में पक्षी प्रजातियों की संख्या में 72% की गिरावट दर्ज की गई है। सुवर्णशिरी नदी का हिस्सा था। बोर्डो इबाम बिलमुख पक्षी अभयारण्य किस नदी का हिस्सा है? सुवर्णशिरी। यह विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजाति जैसे कि स्पॉट बिल्ड, पेलिकन और लेसर एडजुटेंट का निवास स्थान है। यहाँ पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं? खासतौर पर स्पॉट बिल्ड, पेलिकन और लेसर एडजुटेंट। विश्व सूखा एटलस। विश्व सूखा एटलस को यूएनसीसीडी और यूरोपीय आयोग के संयुक्त अनुसंधान केंद्र द्वारा रियाद में आयोजित 16वें यूएनसीसीडी सम्मेलन में लॉन्च किया गया। इस एटलस के अनुसार 2050 तक वैश्विक जनसंख्या का 75% हिस्से सूखे से प्रभावित होगा। इसका लक्ष्य 2030 तक 1.5 बिलियन हेक्टेयर भूमि को बहाल करना है। इससे भूमि क्षरण तटस्थता में योगदान मिलेगा, जो 2030 तक शुद्ध शून्य भूमि क्षरण को प्राप्त करने की वैश्विक प्रतिबद्धता है। ये जो डेटा दिए गए हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई भी टॉपिक आता है तो उसमें कोट किया जा सकता है मेंस के आंसर राइटिंग में। इस पहल का उद्देश्य भूमि क्षरण तटस्थता की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए व्यवसाय, सरकारों और नागरिक समाज के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। झील प्रभाव वाली बर्फ। स्नो लेक प्रभाव वाली बर्फ ने उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र को प्रभावित किया। झील प्रभाव बर्फ एक मौसमी घटना है जो तब होती है जब ठंडी हवा एक बड़े अपेक्षाकृत गर्म जल निकाय के ऊपर से गुजरती है। ऐसे डेटा न केवल मेंस के जीएस पेपर में बल्कि एसए के पेपर में भी बहुत अच्छे रोल निभाते हैं। इम्पोर्टेंट है ये डेटा, नोट कर सकते हैं आप लोग। झील प्रभावित हिमपात के परिणाम स्वरूप तीव्र और स्थानीय हिमपात होता है, जिससे झीलों के निकटवर्ती क्षेत्र में भारी मात्रा में हिमपात हो सकता है। झील प्रभाव से प्रभावित होने वाले क्षेत्र अन्य बड़े जल निकायों के पास पाए जाने वाले हिमपात। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2021 से 23 के बीच देश में वन एवं वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। देश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। वन एवं वृक्ष आवरण छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 683.62 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर बढ़ा है छत्तीसगढ़ में, जबकि मध्य प्रदेश में 612.41 वर्ग किलोमीटर घटा है। रिपोर्ट के अनुसार देश के वनों का कार्बन स्टॉक 81.5 मिलियन टन से बढ़कर 72 से 85.5 मिलियन टन हो गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से वन एवं वृक्षारोपण आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र है। MAM मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश तो वैसे भी ज़्यादा वहाँ पर जंगल है, याद कर सकते हैं, पहला मध्य प्रदेश होगा। सांता एना विंड्स। सांता एना हवा जंगली आग के खतरे को काफ़ी हद तक बढ़ा रही है तथा कैलिफोर्निया के प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा रही है। सांता एना विंड्स का दक्षिणी कैलिफोर्निया के सांता एना कैन्यन के नाम पर रखा गया। ये मजबूत, अत्यंत शुष्क, गर्म ढलान वाली हवा है जो अंतर्देशीय उत्पन्न होती है और तटीय दक्षिणी कैलिफोर्निया और उत्तरी बाजा कैलिफोर्निया को प्रभावित करती है। इसी सांता एना विंड्स के कारण लॉस एंजल्स, अमेरिका के लॉस एंजल्स में भारी आगजनी हुआ था, वनाग्नि की समस्या हुई थी। हाइड्रोक्सी मीथेन सल्फोनेट।
एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि हाइड्रोक्सी मीथेन सल्फोनेट एक द्वितीयक एरोसोल फेयरबैंक्स अलास्का जैसे ठंडे शहरी क्षेत्र में बन रहा है। हाइड्रोक्सी मीथेन सल्फोनेट एक रासायनिक यौगिक है जो वायु प्रदूषण के अध्ययन में विशेष रूप से कण पदार्थ PM2.5 के निर्माण को समझने में तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। परंपरागत रूप से ये माना जाता था कि HMS का निर्माण मुख्यतः गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में होता है, जैसे बादल और कोहरों में। हालांकि हाल के अध्ययन से पता चल गया है कि HMS अत्यंत ठंडी परिस्थिति जैसे कि लगभग -35 डिग्री सेल्सियस में भी सुपर कोल्ड एरोसोल कणों के भीतर बन सकता है। आर्कटिक टुंड्रा परिस्थितिकी तंत्र। आर्कटिक टुंड्रा उत्सर्जन अनुसंधान के अनुसार आर्कटिक टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र अब CO2 और मीथेन CH4 उत्सर्जन का स्रोत बन गया है। इससे परमाफ्रॉस्ट के भीतर फंसे कार्बनिक पदार्थ की विशाल मात्रा मुक्त हो जाती है, जो विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को वायुमंडल में छोड़ती है। 2024 में आर्कटिक सतह पर वायु का तापमान 1900 के बाद से दूसरे सबसे अधिक दर्ज किया जाएगा, जिससे उत्सर्जन और अधिक बढ़ जाएगा। हाइपोथर्मल वेंट। भारतीय समुद्र विज्ञानियों ने हिंद महासागर की सतह से 4500 मीटर नीचे स्थित एक सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेट की तस्वीर खींची। हाइड्रोथर्मल वेट क्या होता है? समुद्र तल में दरारें हैं जो भूतापीय रूप से गर्म पानी, खनिज युक्त तरल पदार्थ और रसायन प्रकार छोड़ते हैं। नेक्सस रिपोर्ट। IPBES ने जैव विविधता, जल, खाद्य, स्वास्थ्य के बीच अंतर संबंधों पर एक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है, जिसे नेक्सस रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। IPBES ने जारी की है। इसमें कौन कौन सा विषय है? जैव विविधता, जल, खाद्य, स्वास्थ्य के बीच अंतर संबंध है। रिपोर्ट में 5 संबंधित तत्वों का व्यापक वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। इसमें से 5 तत्व कौन कौन से? जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, खाद्य सुरक्षा, जल की कमी और स्वास्थ्य जोखिम। यही 5 विषय हैं। रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने जैसे विभिन्न उद्देश्यों के बीच अक्सर समझौता हो जाता है। नागराज। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले किंग कोबरा का आधिकारिक नाम ओफियोफैंगस कलिंगा है। ये कहाँ पाया जाता है? नागराज, पश्चिमी घाट में किंग कोबरा है। इसे स्थानीय भाषा में कलिंग सर्प के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण पश्चिम भारत में पश्चिमी घाटों में स्थानिक है। किंग कोबरा दिन के समय सक्रिय रहता है और मुख्य रूप से रैट स्नेक, धामन और अन्य कोबरा जैसे सांपों को खाते हैं, जिसे हम लोग को यहाँ धामिन बोला जाता है, वही धामन। नेफिथ्रोमाइसिन। रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। रोगाणुरोधी प्रतिरोध का एक ऐसी स्थिति है जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी रोगाणुरोधी दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीपैरासिटिक्स शामिल हैं। ये टॉपिक पर्यावरण का हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ, रक्षा एवं सुरक्षा की ओर। आज का दूसरा टॉपिक है रक्षा एवं सुरक्षा। INS तुसील को रूस के कलिनिनग्राद स्थित यंत्र शिपयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS तुसील को यह जहाज उन्नत किव्राक 3 श्रेणी का फ्रिगेट है। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, स्टील सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो आदि सहित उन्नत हथियारों से लैस है। इसमें उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और गुप्तचर क्षमताएं भी हैं, जो इसके युद्ध और उत्तरजीविता कौशल को बढ़ाती है। जहाज की उच्च स्तर की स्वचालन क्षमता नौसेना संचालन में दक्षता बढ़ाने में सहायक है। समुद्र लक्ष्मण समुद्री अभ्यास। समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। भारतीय नौसेना जहाज किल्टन और रॉयल मलेशियाई जहाज केडी लेकीर। किल्टन भारतीय नौसेना जहाज है और रॉयल मलेशियाई जहाज है केडी लेकीर। इस अभ्यास के तीसरे संस्करण में भाग लेंगे। तीसरा संस्करण है ये समुद्र लक्ष्मण का। भारत और मलेशिया के बीच रक्षा सहयोग के लिए हर साल हरिमा शक्ति नाम का
संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया जाता है। इसके अलावा समुद्र रक्षण के अलावा हारिमाओ शक्ति भी मलेशिया के साथ अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। ये नौसेना का अभ्यास है, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारतीय रिजर्व बैंक ने MuleHunter.ai लॉन्च किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने MuleHunter.ai पेश किया है, जो RBI द्वारा विकसित एक AI संचालित समाधान है जो डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी में बढ़ती चिंता का विषय है। इसे बेंगलुरु स्थित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा विकसित किया गया है। इसको कहाँ विकसित किया गया है? बेंगलुरु से। इस मॉडल का उद्देश्य बैंकों को धोखाधड़ी वाले खातों की पहचान करने और उनके प्रभावी प्रबंधन में सहायता करना है। M1A2T अब्राम्स टैंक। ताइवान को अमेरिका से 38 M1A2T अब्राम्स टैंक प्राप्त हुआ है। 38 M1A2T अब्राम्स टैंक मिले हैं। किसको? ताइवान को। किससे? तो अमेरिका से। जो विश्व के सबसे उन्नत टैंक है। यह पहली बार है जब 23 वर्षों में इस द्वीप को अमेरिकी टैंकों की आपूर्ति की गई है। 23 वर्षों में पहली बार है। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार यह खेप अगले 2 वर्षों में आपूर्ति किए जाने वाले 122 टैंकों का हिस्सा है। 122 टैंक दिए जाएंगे, जिसमें से 38 दिए जा रहे हैं। M1A2T अब्राम्स का निर्माण जनरल डायनेमिक्स द्वारा किया गया। इसका निर्माण कौन किया है? जनरल डायनेमिक्स अमेरिकी कंपनी है, वहाँ किया गया। BSF का 60वां स्थापना दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस परेड को संबोधित किया है। SSB के स्थापना दिवस का समारोह कहाँ संबोधित किया गया है? राजस्थान के जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। उन्होंने ड्रोन से संबंधित चुनौतियों के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला और लेजर से सुसज्जित एंटी ड्रोन गन माउंट प्रणाली के विकास का उल्लेख किया। इस प्रणाली ने पंजाब सीमा पर 55% ड्रोन घुसपैठ को सफलतापूर्वक रोककर निष्प्रभावी किया है, जो कि पहले 3% से काफ़ी बेहतर है। BSF की स्थापना इम्पोर्टेंट है, 1-लाइनर क्वेश्चन 1965 में। तो ऐसे फैक्ट याद नहीं रहते हैं, याद हो पाए तो याद रख कर लीजिए। यह भारत का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमाओं के साथ सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। BSF किस देश के बॉर्डर के साथ लगता है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। बाकी अलग अलग देशों के साथ अलग अलग सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। एयरो इंडिया 2025 द्विवार्षिक एयर शो विमानन प्रदर्शनी एयरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी तक बेंगलुरु के येलहांका स्थित वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। येलहांका स्थित वायुसेना स्टेशन बेंगलुरु। विषय है 1 अरब अवसरों का मार्ग। एयरो इंडिया 2025 के पहले 3 दिन व्यवसाय उन्मुख होंगे, जबकि 13 और 14 फरवरी को यह आम जनता के लिए खुला रहेगा। यह एशिया की सबसे बड़ी एयरो प्रदर्शनी जो बेंगलुरु में प्रदर्शित हो रही है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। किसने? भारतीय रक्षा मंत्रालय ने। सशस्त्र बलों की तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयार बल में परिवर्तित किया जाएगा। सुधार उपायों के माध्यम से सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयार बल में परिवर्तित किया जाएगा। 2025 में साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों AI मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक और रोबोटिक्स जैसी भर्ती प्रौद्योगिकियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। INS वागशीर भारतीय नौसेना की 6ठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वागशीर प्राप्त हुई है भारतीय नौसेना को। यह स्कॉर्पियन श्रेणी पर आधारित है। एक डीजल कटक्लीर इसमें कुछ मिस्टेक है, जिसे फ्रांसीसी नौसेना रक्षा और ऊर्जा समूह नेवल ग्रुप ने डिजाइन और मुंबई के शिपयार्ड मझगांव डक लिमिटेड ने निर्मित किया है। अगर आप लोगों को पता हो तो इसको करेक्ट कर सकते हैं, मुझे पता नहीं है, मैं करेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। इससे देश की समुद्री सीमाओं की निगरानी मजबूत होगी। गहरे समुद्र में अपनी स्थिरता और मजबूती के साथ साथ आधुनिक हथियारों का संचालन करते हुए यह पनडुब्बी दुश्मन पर हमला कर उसे पूरी तरह से नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है। 2 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। कितने मिनट में? 14 मिनट में। राज्य संघ क्षेत्र पढ़ लेते हैं इसको।
नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी गई। केन बेतवा लिंक परियोजना नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली परियोजना 1980 में तैयार किया गया था। एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत केबीएलपी सहित 16 परियोजनाएं हैं। केबीएलपी में मध्य प्रदेश की केन नदी से उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी, मध्य प्रदेश में केन नदी है, उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में जल हस्तांतरित किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है कि केन नदी से बेतवा नदी में जल जाएगा, ना कि बेतवा नदी से केन नदी में। एग्जाम में प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए बारीक बारीक चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। जो दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं, दोनों नदी यमुना की सहायक नदी है। उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू। उत्तराखंड आज़ादी के बाद यह कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके माध्यम से पंजीकरण, अपील आदि सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होगी। भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी। जम्मू में नया रेलवे डिवीजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू में नए रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया। तेलंगाना में चरलापल्ली नए टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। चरलापल्ली नया टर्मिनल कहाँ उद्घाटन किया गया? तेलंगाना में। इस दौरान मोदी ने घोषणा की कि 2014 तक देश में केवल 35% रेलवे लाइन को विद्युतीकरण हुआ था, जो 2025 में 100% के करीब है। 30,000 किलोमीटर से अधिक नई रेल पटरियाँ बिछाई भी गई है। असम में गुणोत्सव महोत्सव 2025 का पहला चरण शुरू। गुणोत्सव 2025 का विषय है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। यह 11 जिलों के 16,000 सरकारी स्कूलों के 14 लाख विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक राज्यव्यापी मूल्यांकन है। नेक्स्ट टॉपिक है कला और संस्कृति। इसको जूम कर लेते हैं। भैंस और बुलबुल की लड़ाई पर प्रतिबंध। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने हाल ही में असम के माघ बिहू के दौरान पारंपरिक भैंस और बुलबुल गाय पक्षी की लड़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह असम सरकार द्वारा जारी जनवरी 2024 की अधिसूचना को रद्द करता है, जिसमें लगभग एक दशक के बाद इन प्रथाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। अधिसूचना के माध्यम से असम सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों को निरस्त करने का प्रयास किया था। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के लोगों ने हॉर्नबिल महोत्सव के 25 वर्ष पूरे कर लिए। 25 वर्ष पूरा हो गया। हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे त्योहारों का महोत्सव भी कहा जाता है, नागालैंड में हर वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 2024 का विषय है सांस्कृतिक जुड़ाव। वीर बाल दिवस। प्रधानमंत्री ने हाल ही में गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह और जोरावर सिंह, किनके छोटे पुत्र हैं? गुरु गोविंद सिंह की शहादत को याद करते वीर बाल दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने कब किया था? 1699 में। एक सेना गठित की जिसे पड़ोसी पहाड़ी राजा सहमत नहीं थे। मुगल साम्राज्य पहाड़ी राजाओं ने खालसा को एक खतरे के रूप में देखा था। अकाल तख्त। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल को अकाल तख्त ने धार्मिक सजा दी। स्वर्ण मंदिर परिषद में हरमंदिर साहिब के सामने स्थित अकाल तख्त की स्थापना 36 से गुरु हरगोबिंद ने 1606 में की थी। गुरु हरगोबिंद ने शासन के लिए इस मंच का उपयोग किया। आदिवासी नेता। ओडिशा के मुख्यमंत्री मांझी ने आदिवासी मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने भुवनेश्वर में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा का योजना शुरू की। इसका उद्देश्य आदिवासी छात्रों के स्कूल छोड़ने की समस्या का समाधान करना था। मोहन चरण मांझी। इसका उद्देश्य हो गया, इस योजना के तहत सरकार राज्य भर के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9वीं से 11वीं में पढ़ने वाले प्रत्येक आदिवासी छात्रा को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिपोर्ट और सूचकांक। इसको भी देख लेते हैं। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2024 की विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया की घटनाओं और मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत ने मलेरिया के अपने बोझ को सफलतापूर्वक कम कर लिया है तथा वह उच्च प्रभाव वाले स्थानिक देशों के
समूह से बाहर आ गया है। भारत में मलेरिया के मामलों में 69% की कमी आई है, जो 2017 में 6.4 मिलियन से घटकर 2023 में 2 मिलियन हो गई, तथा इस अवधि मलेरिया से होने वाले मौतें 11,100 से घटकर 3,500 हो गई हैं। विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला 2024 हाल ही में जारी की गई। इस श्रृंखला में 4 रिपोर्टें लॉन्च की गई, जिनके नाम हैं विश्व सौर बाजार रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, विश्व प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, अफ्रीकी देशों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन तैयारी आकलन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा विश्व सौर रिपोर्ट जारी किया गया है। एक और देखते हैं हम लोग। इसमें 4 रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसमें पहला है विश्व सौर बाजार रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, विश्व प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, अफ्रीकी देशों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट। कौन जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इनमें से प्रत्येक सतत ऊर्जा की और वैश्विक बदलाव के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर प्रकाश डालता है। विश्व सौर बाजार रिपोर्ट से असाधारण और सौर विकास का पता चलता है। वैश्विक सौर क्षमता 2000 में 1.22 गीगावाट से बढ़कर 2023 में 1418.97 गीगावाट हो गई है। नवीनतम विश्व निवेश रिपोर्ट में टिकाऊ ऊर्जा की ओर वैश्विक बदलाव पर प्रकाश डाला गया है, जिसके अनुसार ऊर्जा निवेश 2018 में $2.4 ट्रिलियन से बढ़कर 2024 तक $3.1 ट्रिलियन हो जाएगा। दुनिया के लगभग 33% रेतीले समुद्र तट कठोर हो गए। तटीय कठोरता का भौगोलिक विस्तार और क्रम इस प्रकार है। बंगाल की खाड़ी में 84%, पश्चिम और मध्य यूरोप 68%, भूमध्य सागर 65%, पश्चिमी उत्तर अमेरिका 61%, पूर्वी एशिया तटीय कठोरता 50%। इसका तात्पर्य है कि भौतिक संरचनाओं के निर्माण से जो तटरेखाओं को कटाव और बाढ़ से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, वैज्ञानिक इसे हार्डनिंग ऑफ बीचेज कहते हैं। भारत में प्रवासन रुझान। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ESCPM द्वारा हाल ही में 400 मिलियन ड्रीम्स शीर्षक से जारी एक कार्यपत्र में भारत में बढ़ते प्रवासन रुझान पर प्रकाश डाला गया। प्रवासी गंतव्यों के लिए शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भी है पहला। आने वाले प्रवासियों में सबसे अधिक वृद्धि दिखाने वाले राज्य पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है और कर्नाटक है। रिपोर्ट 2011 की जनगणना के बाद से प्रवासियों की कुल संख्या में 11.78% की कमी बताई गई है। इस गिरावट का कारण छोटे शहरों में बेहतर आर्थिक अवसर, जिससे लंबी दूरी के प्रवास की आवश्यकता कम हो गई है। भारत में तस्करी रिपोर्ट। राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारत में तस्करी रिपोर्ट 2023-24 प्रकाशित की है। तस्करी का अर्थ है मादक पदार्थ, सोना, रत्न, वन्य जीव अवशेषों का अवैध व्यापार करना। रिपोर्ट में कई प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कोकीन, अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी, सोने की तस्करी, वन्य जीवों की तस्करी, सिंथेटिक दवाओं का बढ़ता कारोबार शामिल है। SDG इंडेक्स 2023-24। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया और कहा कि भारत सतत विकास लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। SDG इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने के लिए देश का प्रमुख उपकरण है। सूचकांक को नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम सहित अन्य की उपस्थिति में लॉन्च किया है। भारत का समग्र स्कोर 2018 में 57 से सुधार कर 2020-21 में 66 हो गया तथा 2023-24 में 71 हो गया। 2018 से भारत ने कई प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों में पर्याप्त प्रगति देखी है। गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता तथा किफायती स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हेनले पासपोर्ट 2025। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में भारत 85वें स्थान पर है। इस वर्ष की रैंकिंग में भारत 5 स्थान नीचे गिरकर 80वें से 85वां हो गया है। सिंगापुर ने 2025 तक विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसके बाद जापान का स्थान है फर्स्ट, सेकेंड। भारत है 85वां, इससे पहले 80वां था। यह सूचकांक प्रतिष्ठित संस्थान हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया गया। सोमालिया का पासपोर्ट दुनिया में 102वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 103वें स्थान पर है। अफगानिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में सबसे अंतिम स्थान पर है। वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान
शिक्षा सूचकांक 2024। वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा सूचकांक 2024 में भारत को शीर्ष 5 देशों में स्थान दिया गया है। यह देश में बढ़ती कंप्यूटर जागरूकता को दर्शाता है। शीर्ष 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी और भारत है। भारत 5वें स्थान पे है वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा सूचकांक 2024 में। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। 25 मिनट हुए हैं, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं हुआ, आप लोग आराम से देख सकते हैं। आगे के टॉपिक को हम लोग कल करेंगे। आगे कल पढ़ेंगे हम लोग नियुक्ति और इस्तीफा।